नमस्कार, नमस्ते। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ दिखाऊंगा भी कि कैसे इस पीडीएफ से डायरेक्ट प्रश्न आए हैं एग्जाम में। तो धैर्य बनाइएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th और चैप्टर जो है वो 8, यानी कि आज से हम फिजिक्स शुरू कर चुके हैं। आपने इससे पहले बायोलॉजी क्लास 9th का बायो आपने कंप्लीट कर लिया, उससे पहले आप केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्लास 9th का जो है वो फिजिक्स जो है वो शुरू होने वाला है, फिजिक्स। और फिजिक्स जो है वो चैप्टर 8 से लेकर के आगे तक आपको मिलेगा, ठीक है। और चैप्टर 8 में फिजिक्स में पढ़ना है हमको क्या, गति। तो आज ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, इतनी मतलब सरलता के साथ पढ़ेंगे कि जो बच्चा पहले भी अगर नहीं भी पढ़ा है तो उसको समझ में बिल्कुल आ जाए। देखिए क्लास 9th अध्याय 8 गति, मोशन, ठीक है। तो छोटा टॉपिक है, जहाँ जो प्रश्न आएंगे बहुत ज्यादा नहीं है और इसको हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। कोशिश करूंगा कि हर बच्चा समझ जाए, अगर पूर्व में आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि भैया एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा हो। तो कोई बात नहीं, घबराइए मत। तो देखिए, अगर नया पीडीएफ जो लोग डाउनलोड करेंगे अब के बाद से, तो उस पीडीएफ में थोड़ा परिवर्तन करूंगा। वहां प्रश्न संख्या हो जाएगा ये वाला घट के 638 या 39, ठीक है, क्योंकि बीच में प्रश्न जो रिपीट हुए हैं उनको मैं हटा रहा हूं। तो ये अगर आपके पास पीडीएफ है तो बढ़िया है, चीजों को रख लीजिए। जो बोलूंगा एक्स्ट्रा पॉइंट उसको नोट करिएगा, ये बहुत फायदा कराएगा आपको। केवल क्वेश्चन टिक कर लेने से नहीं, इसीलिए क्लास करा रहा हूं ताकि जो बोलूं उसको नोट भी करिएगा। देखिए मैंने हर पॉइंट में कुछ न कुछ चीजें को ऐड किया है। अब बहुत सारे लोग नए होंगे, उनको लग रहा होगा कि ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो मिल जाएगा पाठशाला वित्तीय के ऐप से। आपको ज्योग्राफी और साइंस दोनों का मिल जाएगा। आखिरी में मैं बताऊंगा, फिलहाल मैं क्लास कराता हूँ, अपने टारगेट पर ध्यान देता हूँ। देखिए 699वां प्रश्न जो है कह रहा है कथनों पर विचार करें। हमें विचार करना है, बहुत अच्छे से समझेंगे मेरे भाई। एकदम बिल्कुल जीरो है आप तब भी घबराइए मत, आप एकदम आसानी से समझ जाएंगे। ध्यान रखिएगा। कथन पहला कह रहा है विस्थापन का मान कभी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर नहीं हो सकता है। विस्थापन का मान, देखिए विस्थापन है क्या पहले यही जान लीजिए। तो विस्थापन न्यूनतम दूरी कह लीजिए, दो दूरी पॉइंटों के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन। बस एकदम यही समझिए कि न्यूनतम दूरी ये विस्थापन है। आगे मैं बताऊंगा, बिल्कुल एकदम एक एक पॉइंट बताऊंगा। जैसे यहां पॉइंट ए है, ठीक है, और ये पॉइंट बी है। अब ये दूरी जो मान के चलिए कि क्या किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। ये दूरी है 5 किलोमीटर। चूंकि ये सीधी रेखा में है, सरल रेखा में है, इसलिए दूरी जो है वो भी 5 किलोमीटर है, और यहाँ विस्थापन जो है यह भी 5 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि ये सीधी रेखा में है। लेकिन अगर ये मान के चलिए, अगर आपने यहां से चलना प्रारंभ किया, और एक मिनट, ये वाला तो आप समझ गए, सीधी रेखा वाला, ये 5 किलोमीटर और ये विस्थापन भी 5 किलोमीटर। लेकिन यहां से आप चलना प्रारंभ किए, यहां गए, ये क्या किलोमीटर था, 5 किलोमीटर था, ठीक है। यहां से आप गए यहां और जा करके फिर वापस आ गए, तो दूरी तो 5 जाना और 5 आना, दूरी तो 10 किलोमीटर हो गया। लेकिन विस्थापन में मैंने क्या बताया कि न्यूनतम दूरी, आपने यहीं से चला, पेन का कलर चेंज करूंगा, आपने यहीं से चला और फिर यहीं आ गए, तो विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन हो गया 0 किलोमीटर। लेकिन दूरी तो 5 5 10 हो गया ना। आप चीजों को समझ पाए कि नहीं समझ पाए। दूरी में कितना आप चले, जैसे ये गए 5 और फिर लौटे 5, तो 10 हो गया। लेकिन विस्थापन में क्या हो गया कि न्यूनतम दूरी होती है जो यहां से आप चले और फिर यहीं आ गए, मतलब कि आप 0 किलोमीटर विस्थापित हुए हैं। तो ये होता है विस्थापन। अब ये समझ लेंगे कि विस्थापन का मान कभी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर नहीं होता है। होता है किस कंडीशन में होता है, जब आप यहां से गए और यहां गए तो दूरी भी 5 और विस्थापन भी 5। जब लौटे नहीं आप, तो आपका विस्थापन और दूरी दोनों बराबर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया,
यही कंडीशन है कि विस्थापन और दूरी बराबर होगी। अगर लौट जाएंगे तो बराबर नहीं होगी। अब दूसरा, गति के दौरान विस्थापन शून्य हो सकता है परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी। आपने देख लिया ना, विस्थापन यहां पर जाके लौट गया, शून्य हो गया, लेकिन दूरी शून्य नहीं हुआ। दूरी तो भाई 5 5 10 हो गया, तो दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी, विस्थापन शून्य हो सकता है। हम कहेंगे कि दूरी के बराबर नहीं होगी। पहला कथन गलत है, विस्थापन का मान वस्तु की तय की गई दूरी के बराबर हो रही है खाली जाने वाले में। तो पहला कथन गलत, दूसरा कथन सही। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए तो अब घबराएंगे नहीं, कहेंगे हाँ हाँ मैं जानता हूं। तो कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला 700वां नंबर सवाल। गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? साधारण प्रकार वही गति का सबसे साधारण है, सीधी रेखा में गमन, यानी कि सरल रेखीय गति। बहुत ही सामान्य है सीधी रेखा, यही सबसे सामान्य प्रकार है सीधी रेखा में। बहुत इजी सवाल है, कर लेंगे आप। आइए ध्यान रखिएगा, पॉइंट अगर कुछ नोट करना है तो देखिए मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। अच्छा, अगले प्रश्न में है जो पॉइंट वो मैं बताऊंगा, आप नोट भी करिएगा। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, ये मैं बताया ना कि न्यूनतम दूरी क्या हो जाता है, न्यूनतम दूरी विस्थापन। जैसे यहां से मान के, एक मिनट, जैसे देखिए अभी हमने सीधी रेखा पर बात किया था। अब मान के चलिए कि आप यहां से चलना प्रारंभ किए और ऐसे 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 यहां तक आ गए। ठीक, अब यहां से जो आप चले हो, ये, एक मिनट, यहां से जो आप चले हो, यहां से जो आप चले हो, ये जो दूरी हो गया कितना, मान के चलो कि 10 किलोमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक आप 10 किलोमीटर तय किए और ये जो बीच का भाग छूटा है ये 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो दूरी तो आपने क्या तय कर लिया, दूरी तो आपने देखा कि भाई 10 किलोमीटर तय कर लिया, लेकिन विस्थापन में क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। तो अब अगर आपको यहां से, ध्यान रखिएगा, अगर आपको यहां से यहां आना हो तो आप यही सीधा नहीं आएंगे, आप क्यों घूम के आएंगे? तो यही जो न्यूनतम दूरी है ये 2 किलोमीटर, यही विस्थापन है। तो देखिए यहां पर दूरी तो 10 किलोमीटर तय कर लिया, लेकिन विस्थापन क्या है, अब न्यूनतम दूरी जोड़ा जाएगा यानी कि 2 किलोमीटर। एक और उदाहरण से समझते हैं, जैसे यहां से यहां के बीच की दूरी है 6 किलोमीटर। आप यहां चले गए, आपने 6 किलोमीटर तय कर लिया, आप फिर वापस आए, आधा दूर आ गए यानी कि 3 किलोमीटर और तय कर लिया, तो दूरी तो आपने 9 किलोमीटर तय कर लिया। लेकिन जब विस्थापन होगा तो क्या देखा जाएगा कि भाई यहां से यहां तक की दूरी खाली, न्यूनतम दूरी तो ये 3 किलोमीटर, तो विस्थापन कम है, दूरी ज्यादा है। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, तो ये अंतिम स्थिति और प्रारंभिक है, ये विस्थापन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरे भाई? बिल्कुल आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो वो क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, अगला सवाल आएगा, उसको हम त्वरण कहेंगे। ठीक है, चलिए, हाँ ये आ गया ना। अब इसको भी बहुत अच्छे से समझिएगा, ये जो हाईलाइट है इसको छोड़ दीजिए। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए खाली स्क्वायर लगने मात्र से यहां पर आपका गड़बड़ हो जाता है चीज। ठीक है, तो जब स्क्वायर लगता है तो ये त्वरण का मान हो जाता है। त्वरण का मान हर सेकंड में जो परिवर्तित हो रहा है। त्वरण में देखिएगा होता है क्या, त्वरण में होता है क्या, किसी वस्तु की या तो चाल बदल दीजिए, जैसे कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चल रहा है, ठीक है, तो मान के चलिए कि वो 10 ही की स्पीड से चल रहा है, 10 ही की स्पीड से चल रहा है, तो कहेंगे कि स्पीड तो नहीं बदला है, स्पीड तो नहीं बदला है, ठीक है, लेकिन दिशा हमेशा बदल रहा है। हर मोड़ पर वो, अभी देखिए पूरब की ओर जा रहा है, फिर ये थोड़ा सा इधर मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ गया,
मतलब हर पॉइंट पर दिशा बदल रहा है। तो जब भी या तो दिशा बदले या तो चाल बदले, ध्यान समझिएगा, दिशा बदल जाए या इसका वेग में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, दिशा में परिवर्तन या वेग में परिवर्तन, वह त्वरण का उदाहरण हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, दिशा में भी परिवर्तन हो, दिशा में भी परिवर्तन हो और चाल में, वेग में नहीं चाल में, तो वो हो जाएगा क्या, आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का ऐसा ही मात्रा है। फिर से समझ लीजिए, या तो दिशा में भी परिवर्तन, अगर दिशा भी बदल रहा है तो वो त्वरित गति का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए, ये प्रश्न बहुत तगड़ा है भाई, ये प्रश्न बहुत तगड़ा है, ध्यान रखिएगा। 703वां प्रश्न, मतलब एग्जाम में एक बार नहीं, ये बिहार पुलिस और बिहार दरोगा दोनों में ये प्रश्न पूछा है। और ये पीडीएफ मैंने आज नहीं, बहुत पहले ही तैयार किया था, टेलीग्राम पर पहले उपलब्ध कराता था, तो वहां से मैंने ये हाईलाइट करके दिखाया भी था कि देखो, और ये बिल्कुल हूबहू ऑप्शन भी बिल्कुल सी में ही दिया था। जो बिहार पुलिस की एग्जाम दिए होंगे 19,838, उनको तो पता ही होगा, दरोगा में भी ये प्रश्न पूछा था। अच्छा, एक 702 प्रश्न में अगर कोई डाउट है, या 700 इसी वाले में, त्वरण वाले में, तो ध्यान रखिएगा। मैं फिर एक बार बता दूं कि वेग में परिवर्तन की दर जो है वही त्वरण है, ठीक है। अब वेग में परिवर्तन होता है क्या, या तो किसी वस्तु का चाल बदल जाए या उसकी दिशा बदल जाए। तो कंडीशन दोनों हमने आपको क्लियर कर दिए हैं, कंफ्यूजन मत रखिएगा। धागे से बंधा पत्थर, ये एनसीईआरटी में मैं दिखाता हूं उदाहरण के लिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछता है जो आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे मेरे भाई, कि एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछता है। यहां से प्रश्न पूछा है, जो अगर आप नहीं पढ़ोगे ना अच्छे से विधिवत, तो 1 मिनट बस धैर्य बनाइएगा। चलिए ऐसे ही बता देता हूं निकालना क्या है। एक व्यक्ति, या आप खुद करिए कि धागा में बांध लीजिए पत्थर को और ऐसे 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 घुमाइए, ऐसे ऐसे घुमाइए, और अचानक पत्थर को छोड़िए। वही कह रहा है कि धागे से बंधा पत्थर गोल गोल घुमाने पर अगर आप छोड़ते हो तो किस दिशा में जाने की प्रवृत्ति रखता है। मान के चलिए कि यहां पर मैं बताता हूं, ये ऐसे पत्थर को घुमाया जा रहा है, आप बीच में खड़े हैं और ऐसे पत्थर को घुमा रहे हैं। अब आप, ये पत्थर आपके द्वारा जो रस्सी है आपसे जुड़ा हुआ, ये पत्थर को हमेशा केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है, हमेशा केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है। चूंकि आप उस पर फोर्स लगा रहे हो और केंद्र की ओर भी आकर्षित हो ही रहा है, तो ये बाहर तो नहीं जा सकता, ये गोल गोल घूम रहा है। बट आप जैसे ही छोड़ते हो, जिस पॉइंट पर आपने छोड़ा, मान के चलिए कि जैसे ही यहां पहुंचा, जैसे ही यहां पहुंचा आपने छोड़ा, यहां पहुंचा आपने छोड़ा, तो वो पत्थर क्या होगा कि जिस दिशा में जा रहा है वहीं से ये सीधा निकल देगा, वो अब घूमेगा नहीं, आपने छोड़ा वहीं से सीधा निकल जाएगा। एक बार फिर से देखिए, जैसे ये घूम रहा है गोल गोल, अब मान के चलिए कि यहां पर जैसे ही पत्थर आया आपने छोड़ दिया, ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऐसे यहां आया छोड़ दिया, तो अब ये इसी दिशा में सीधा निकल जाएगा। या ये गोल पथ पर घूम रहा है, या आपने यहां से किया और जैसे ही पत्थर इधर गया ऐसे ऐसे मुड़ने के लिए ऐसे, तो ये सीधा निकल जाएगा। तो यही स्पर्श रेखा है, ये बोलते हैं स्पर्श रेखी। यही ऑप्शन में भी था कि वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ, ये स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ जो है वो निकल जाएगा, पत्थर जो है वो घूमेगा नहीं। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा। अब बच्चा कोई लगा दिया ऊपर की ओर, कोई केंद्र की ओर, कोई वृत्तीय पथ की ओर, तो ये नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न फिर पूछेगा, आप आज ही नोट कर लीजिए, ये प्रश्न को फिर से पूछा जाएगा। ये प्रश्न ऐसा है कि इसको फिर से पूछा जाएगा, और इसको नोट कर लीजिए। स्पर्श रेखीय गति, इतना बड़ा नहीं लिखेगा, सीधा लिखेगा इतना, स्पर्श रेखिया, स्पर्श रेखीय सीधी रेखा, बस इतने लिखेगा, आप गड़बड़ाइएगा मत। चलिए, रस्सी से बंधे पत्थर की गति किस दिशा में प्रत्येक बिंदु पर क्यों बदलती है? क्यों बदलती है मैंने बता दिया, क्यों बदलती है, क्योंकि भैया उसके वेग की दिशा हमेशा बदल रही है कि नहीं? कहाँ गया भाई, मैंने बताया ना कि ये दिशा हमेशा बदल रहा है, इधर, फिर यहाँ है तो इधर दिशा हो गया, फिर यहाँ है तो इधर दिशा हो गया,
यहाँ है तो इधर दिशा हो गया, यहाँ है तो इधर दिशा हो गया, यहाँ है तो इधर दिशा, मतलब हमेशा बदल रहा है। रस्सी से बंधे पत्थर की गति दिशा प्रत्येक बिंदु पर क्यों बदलती है? क्योंकि वेग की दिशा, वेग जो है इसका वेग है, वेग की दिशा बदलती है। ठीक है, चलिए, दूरी समय चाल नहीं, वेग की दिशा बदलती है। डिस्कस थ्रो, जो चक्का फेंकते हैं उसमें खिलाड़ी अपने शरीर को क्यों घुमाता है? क्योंकि उसको त्वरित गति मिल जाए। क्यों घुमाता है? वृत्तीय गति प्रदान करने के लिए। ऐसे घुमाता है ना तो वो वृत्तीय गति प्रदान करने के लिए। ये सब प्रश्न सीधा एग्जाम में छपेगा, हूबहू ऑप्शन तक लड़ता है भाई। आप देखिएगा, अगर बिहार पुलिस दिए होंगे आप एग्जाम तो आपको याद होगा, और दरोगा भी दिए होंगे तो आपको याद होगा कि हाँ ये प्रश्न आया था। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन वृत्तीय गति? वृत्तीय गति वही जो गोल गोल घूम रहा है, वृत्तीय गति। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर लगाता है चक्कर, गोल गोल ही लगाता है, तो वृत्तीय गति। जैसे ये पृथ्वी है, चंद्रमा लगाता ही है ना चक्कर, तो वृत्तीय गति। उपग्रह भी घूमता है गोल। गोल मैदान पर अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो वो भी वृत्तीय गति, यानी कि यह सभी। ठीक है, चलिए आ जाइए। आइए, वह राशि जो चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करता है, चाल के साथ दिशा भी बतलाए, क्या है भैया? तो चाल के साथ दिशा भी बतला रहा है, यानी कि वो वेग है। वेग, वेग में आपको समय का भी बोध होता है, वेग में आपको समय का भी बोध होता है। वेग का जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर नहीं, मीटर प्रति सेकंड, स्क्वायर लगेगा तो वो त्वरण हो जाएगा। तो चाल के साथ साथ दिशा भी व्यक्त करे, वो हो जाएगा वेग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड, अगर स्क्वायर लग जाए तो ये त्वरण हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आइए अगले सवाल पर आते हैं। किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से क्या ज्ञात करते हैं? वेग और समय के गुणनफल से आप ज्ञात करते हैं विस्थापन। वेग और समय के गुणनफल से क्या ज्ञात कर सकते हैं आप? विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, वेग और समय के गुणनफल से आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो विस्थापन को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। गाड़ियों में लगा वह यंत्र जो तय की गई दूरी को दर्शाता है। तो गाड़ियों में लगा वह यंत्र, देखिएगा, स्पीडोमीटर, बैरोमीटर, ओडोमीटर या ऑडियोमीटर। कंफ्यूजन बच्चा होगा ओडो और ऑडियो में, या स्पीडो में और ओडो में, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझिएगा। बैरोमीटर तो वायु दाब, एयर प्रेशर है ना, वायु दाब मापते हैं बैरोमीटर से, वायु दाब। ऑडियोमीटर ये सुनने वाला है, ऑडियोमीटर ये सुनने के काम आता है, सुनने के काम। ओडोमीटर से तय की गई दूरी को मापते हैं कि कितना दूरी चला है। अब कुछ लोग कहेंगे स्पीडोमीटर गाड़ी में लगा, स्पीडोमीटर वो तत्कालीन दूर, भाई तत्कालीन चाल है वो, एक तरह से कि कितने की स्पीड से आप चल रहे हैं उस समय, तो वो तत्कालीन चाल हो गया। स्पीडोमीटर से आप तत्कालीन चाल माप सकते हो, ओडोमीटर से आप तय की गई दूरी माप सकते हो। चाल का SI मात्रक, तो चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड, चाल का SI मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए, एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं? एक निश्चित दिशा में, है ना, मतलब दिशा तय है, तो उस चाल को कहेंगे आप वेलोसिटी या वेग कहेंगे। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ये भी नोट कर लीजिए। वेग बराबर क्या होता है? तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कहते हैं? तो एक निश्चित दिशा में चाल को कहते हैं क्या? वेग कहते हैं। ठीक है, चलिए, इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड में बता ही दिया। आगे आते हैं, औसत वेग बराबर क्या होता है? औसत वेग बराबर, औसत वेग देखिए, अगर त्वरण ना हो, मतलब एक समान त्वरण हो, तो औसत वेग तो हो जाएगा प्रारंभिक वेग बटे अंतिम, प्रारंभिक वेग जोड़ अंतिम वेग बटे 2। लेकिन अगर त्वरण एक समान नहीं हो तब हो जाएगा कुल विस्थापन बटा कुल समय, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगर त्वरण एक समान हो तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग होगा बटे 2, और अगर त्वरण एक समान ना हो तो भैया कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इतनी बातें। वेग में परिवर्तन की दर को क्या दर्शाता है? वेग में परिवर्तन की दर, तो एक चीज मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूं कि वेग में परिवर्तन का मतलब क्या है, या तो दिशा में परिवर्तन या उसके चाल में परिवर्तन।
तो जब भी दिशा में परिवर्तन हो या चाल में परिवर्तन हो तो वो त्वरण का उदाहरण हो जाएगा। यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या दर्शाता है, और वेग में परिवर्तन का मतलब ही हो गया कि भाई अगर कोई वृत्तीय पथ पर दौड़ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो वो समझ लीजिए कि वो त्वरित गति, क्योंकि वो हमेशा दिशा बदल रहा है। अब दिशा बदल रहा है तो वेग में बदलाव आ रहा है, और वेग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब वो त्वरित है। ठीक है, त्वरित गति का उदाहरण है। बहुत अच्छे से इसको आप समझ गए होंगे। स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु किसका उदाहरण है? स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो एक समान त्वरित गति से गिर रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो उस पर हमेशा एक समान काम कर रहा है। तो यानी एक समान त्वरित गति का वो उदाहरण है। एक समान त्वरित त्वरण इसलिए हो रहा है, दिशा तो नहीं बदल रहा है, दिशा तो धरती की ओर ही है, लेकिन हर सेकंड उसके जो स्पीड में है बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, क्योंकि त्वरण उसको गुरुत्वाकर्षण हर सेकंड उसको अपनी ओर खींच रहा है, तो वो हमेशा बदल रहा है, उसका स्पीड बदल रहा है। तो एक समान त्वरित गति का उदाहरण। दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किसको ज्ञात करने के लिए? तो दूरी समय, ये भी प्रश्न दरोगा में, ऐसे ऐसे प्रश्न ना ये दरोगा में आपको पूछा जाता है। ऐसे ऐसे ये पूछा भी गया है कि दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किसको ज्ञात करने के लिए? तो वो चाल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब तुक्का भी लगाएंगे तो आप लगा ही लेंगे। चलिए आ जाइए अगला सवाल। वेग समय ग्राफ से क्या ज्ञात किया जा सकता है? वेग और समय के ग्राफ से क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो वेग और समय के ग्राफ से आप ज्ञात कर सकते हो त्वरण ज्ञात कर सकते हो, और ध्यान रखिए, और आप विस्थापन भी ज्ञात कर सकते हो। लेकिन विकल्प में त्वरण है तो त्वरण भी आप रख लीजिए, विस्थापन भी आप ज्ञात कर सकते हो। जब किसी वस्तु के वेग या दिशा में परिवर्तन होता है, वेग या दिशा में परिवर्तन होता है, तो बता ही चुका हूं कि वो त्वरित गति का उदाहरण हो जाएगा। त्वरित गति का। वृत्तीय पथ पर दौड़ता एथलीट गोल घूम रहा है, तो ये हमेशा दिशा बदल रहा है, हमेशा दिशा बदल रहा है, तो त्वरित गति का उदाहरण हो जाएगा। वृत्तीय पथ पर समान चाल से चलने वाली गति, तो एक समान त्वरित गति, क्योंकि वो घूमेगा, दिशा तो बदलेगी ही, लेकिन अब भाई एक समान वृत्तीय गति हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति, ध्यान रखिएगा। इसमें से कौन अदिश राशि? अदिश राशि में परिणाम होगा बट दिशा नहीं होगा, दिशा नहीं होगा। वेग, चाल, त्वरण और विस्थापन, इनमें से कौन जो है वो अदिश राशि है, मतलब दिशा नहीं है? एक चीज बताइए आप, आपको बता दिया कि आपकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलना है, अब पता ही नहीं है किस दिशा में, तो यहां आप देखेंगे कि दिशा नहीं है, ये दिशाहीन राशि है, यानी कि ये हो जाएगा अदिश राशि का उदाहरण। चाल जो है वो अदिश, बाकी वेग में आपको दिशा होगा, त्वरण में दिशा होगा, विस्थापन में दिशा होगा। त्वरण में दिशा, विस्थापन में दिशा और वेग में दिशा, ये आपका जो है वो तीनों अदिश सदिश का उदाहरण है। इनमें से कौन सदिश है? सदिश मतलब दिशा होगा। तो देखिए चाल में दिशा नहीं है, चाल में कोई दिशा नहीं है। दूरी 10 किलोमीटर दूरी, अब किस दिशा में 10 किलोमीटर ये भी तय नहीं है। समय आधा घंटा समय, अब समय में कहाँ दिशा है, किस दिशा में समय, भाई नहीं। विस्थापन में आपको दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन है। ठीक है, देखिए विस्थापन में कहेंगे कि विस्थापन में कैसे हुआ दिशा का ज्ञान। मान के चलिए कि आप पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं, ठीक है, अगर इधर आपको जाना है तो विस्थापन पॉजिटिव में होगा, अगर इधर आएंगे तो विस्थापन निगेटिव में होगा। तो अगर निगेटिव में विस्थापन बताए तो आप कह नहीं देंगे कि पश्चिम दिशा में, क्योंकि अपने पूरब की ओर खड़ा है, विस्थापन निगेटिव में है तो पश्चिम दिशा में। तो विस्थापन से आप दिशा का ज्ञान आपको हो जाएगा, लेकिन समय से, दूरी से, चाल से आपको नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि विस्थापन भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, दूरी, समय, चाल सदिश राशि नहीं है। अब मुझे उम्मीद है, देखिए आज कमी क्वेश्चन था, आज के इस क्लास से आपको थोड़ा तो सीखने को मिला ही होगा। एग्जाम में आज के इस चैप्टर नंबर 8 से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिल जाएगा, डायरेक्ट हूबहू प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है फिजिक्स का जो अब 2-3 और भी आगे क्लास है, ये ध्यान पूर्वक देखिएगा। और हाँ, अगर पीडीएफ अभी तक नहीं आपको मिला है तो जल्दी पाठशाला वित्ती की ऐप से इसको डाउनलोड करके और चाहे तो प्रिंट करा के रखिए। बहुत काम का चीज है ये, बहुत काम का चीज है। अभी तक किसी ने नहीं इतनी मेहनत किया है और कोई नहीं उपलब्ध कराया है, लेकिन अब लोग कॉपी पेस्ट मारेंगे
और इसका वो अपना क्रेडिट भी ले जाएंगे। लेकिन आपका काम है आप सबसे पहले और सबसे आगे इन चीजों को जो है वो ग्रहण कर लें ताकि फायदा आपको पहले हो। ठीक है, बाकी और किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट अवश्य करिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।